सो हेलो गाइस, जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट की हुई हैं, राइट। और अगर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है गाइस, आज का जो पार्ट रहने वाला है ये हमारा लास्ट पार्ट रहने वाला है किसका, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जिसमें हम कुछ इसके फीचर्स देखेंगे और एंड में जो क्या क्रिटिसिज्म हुआ था उसके रिगार्डिंग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने पहले फीचर से। ठीक है, देखिए हमारा जो नेक्स्ट फीचर रहने वाला है डेट इज इंडिपेंडेंट बॉडीज। ठीक है, अब ये कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज बनी थी, अब वो देखते हैं क्या थी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स फॉर द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ऑर्गन्स। ठीक है, देखिए बोलता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो सिर्फ यही प्रोवाइड नहीं करता कि जो हमने लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ा, ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ऑर्गन जो हमने एससी, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जो हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं। तो बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ यही चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवाता, ठीक है, बट ऑल्सो एस्टेब्लिश सर्टेन इंडिपेंडेंट बॉडीज। पर इनके अलावा और भी हैं कुछ जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या है इंडिपेंडेंट बॉडीज वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला आता है इसमें इलेक्शन कमीशन। ठीक है, देखिए इलेक्शन कमीशन में बेसिकली दो उसमें है, एक तो सेंटर पे है और एक मतलब एक स्टेट इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, वो किस किस के इलेक्शन कंडक्ट करता है, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के। ठीक है, याद रखिएगा जो अगर जो इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, वो किस किस के करता है, पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के। ठीक है, तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो किसके करेगा, ठीक है, याद रखिएगा ये किसके करेगा, ये करेगा जो रूरल और जो अर्बन लोकल बॉडीज है ना, रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज, वो सारे किसके अंदर जाएंगी, स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर, स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर। ठीक है, और जो इलेक्शन कमीशन है वो किस किस के, पार्लियामेंट के हो गए, स्टेट लेजिस्लेचर के हो गए, प्रेसिडेंट के हो गए, वाइस प्रेसिडेंट के होंगे, सारे कौन करेगा, सेंटर का इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ये डिफरेंस और ये चीज आपने याद रखनी है। सो इलेक्शन कमीशन क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम कैग भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, क्या काम होता है इनका, ऑडिट करना अकाउंट्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, ये ऑडिट करते हैं। ठीक है, और ये भी क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ठीक है, इन्हें गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, कई बार स्टेटमेंट आ जाती है ना, जो छोटे एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन आज सीधा आ सकता है, दैट हु इज नोन एज अ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। ठीक है, तो कुछ आपको 4 ऑप्शंस आ जाएंगे, तो याद रखिएगा किसे कहा जाता है, वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। ठीक है, अगला है हमारी इंडिपेंडेंट बॉडी, वो है यूपीएससी। ठीक है, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बारे में तो चलिए क्या ही बताएं, आपको पता ही होगा ना, फिर भी देखिए इट कंडक्ट एग्जाम्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड हायर सेंटर सर्विसेज। ठीक है, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, जो हायर सेंटर सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, वो यूपीएससी कंडक्ट करता है। एंड वन मोर थिंग याद रखिएगा, डेट एडवाइस प्रेसिडेंट ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स। ठीक है, डिसिप्लिनरी मैटर्स में क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, ये दो इनके जो काम हैं ये यूपीएससी के आपको याद रखने हैं। ठीक है, देखिए आगे चल के ऑब्वियसली इनके बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, जब हम इंडिपेंडेंट बॉडीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको यूपीएससी, एसपीएससी, ये सारी जितनी भी इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं सारी की सारी आपको आगे अच्छे से एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक है, क्या आर्टिकल है इनका, क्या चीज़ें हैं, क्या क्या और इनके काम हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं करी जाएंगी। अभी मैंने आपको फिर भी रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हम जस्ट एक फीचर्स पढ़ रहे हैं, सो एक इंट्रोडक्शन टाइप हम इन सबको इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, आगे चल के चाहे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटी है, डीपीएसपी है, या और कोई भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। जब हम आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे ना, आर्टिकल 1 से स्टार्ट करेंगे चीज़ें, तब से हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, और एसपीएससी का काम क्या काम है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये एग्जाम कंडक्ट करते हैं किसके, जो स्टेट सर्विसेज होते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी के जो स्टेट सर्विसेज वगैरह होते हैं ना, पीसीएस वगैरह के एग्जाम, ये सारे कौन करता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, एंड जिस तरह यूपीएससी जो है वो किसको एडवाइस करते हैं, प्रेसिडेंट को, उसी तरह किसको करेंगे एडवाइस, गवर्नर्स को। ठीक है, याद रखिए किसको एडवाइस करेंगे, गवर्नर्स को। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपने अभी के लिए याद रखनी है। ठीक है, चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ दीज बॉडीज थ्रू वेरियस प्रोविजंस लाइक, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो हमारा संविधान है, वो इंश्योर करता है इनकी इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो ये बॉडीज है इनकी इंडिपेंडेंस जो है इंश्योर करता है
थ्रू वेरियस प्रोविजंस। अब वो क्या क्या हैं, जैसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स्ड सर्विसेज कंडीशंस, एक्सपेंसेस बीइंग चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये सब चीज़ें अपने याद रखनी है कि किस तरह से उनके जो इंडिपेंडेंस है उसको इंश्योर किया जाता है, वो क्या क्या प्रोविजंस है, तो ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा फीचर रहने वाला है डेट इज इमरजेंसी प्रोविजन। ठीक है, देखिए इसको पढ़ने के बाद ना एक बहुत सही चीज़ आपको पता लगने वाली है, जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात की जाती है ना, हम वो देखेंगे आगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। देखिए, इट इनेबल्स प्रेसिडेंट टू मीट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इफेक्टिवली। ठीक है, कहता है कि ये इनेबल करता है प्रेसिडेंट को टू मीट एनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को इफेक्टिवली उसके साथ मतलब डील करना। ठीक है, वो क्या करता है, इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो इनेबल करता है किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, पहले इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है, क्या क्या टाइप्स है इमरजेंसी के। ठीक है, किस किस चीज़ों में जो है इमरजेंसी लाई जा सकती है। देखिए, पहली इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या कह रहा है, टू सेफगार्ड, कि सेफगार्ड प्रोवाइड करना किसको, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो ये सब चीज़ें हमने याद रखनी है, ये इसकी किसके अंदर आती है, इंपॉर्टेंस के अंदर। ठीक है, अब देखिए 3 टाइप्स ऑफ क्या है इमरजेंसी, हम वो देख लेते हैं, किस किस टाइप में किस किस चीज़ों पे जो इमरजेंसी लाई जा सकती है। देखिए, नेशनल, देखिए 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, एक होती है नेशनल इमरजेंसी, एक होती है स्टेट इमरजेंसी जिसे हम प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं, और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के तहत लाई जाती है, वो क्या है, ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस चीज़ पे, ऑफ वॉर, अगर वॉर हो जाए तो नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, एक्सटर्नल एग्रेशन, राइट, और आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, ये 3 चीज़ों के बेस पे जो है नेशनल इमरजेंसी लाई जाती है। ठीक है, और किस आर्टिकल के तहत है वो, आर्टिकल 352। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो आर्म्ड रिबेलियन है, ठीक है, इसका पहले नाम हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम चेंज करके आज के टाइम पे इसको क्या कहा जाता है, आर्म्ड रिबेलियन। और ये कब चेंज हुआ था, ठीक है, किस अमेंडमेंट के द्वारा चेंज हुआ था, ये हुआ था 44th अमेंडमेंट 1978 के तहत जो है इसको चेंज किया गया था। ठीक है, सो याद रखिएगा नेशनल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, किस किस चीज़ पे लाई जाती है और कौन से आर्टिकल के तहत आती है। ठीक है, ये चीज़ें हमने याद रखनी है। चलिए दूसरा देखते हैं, स्टेट इमरजेंसी, जिसे प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ये 2 चीज़ें हैं, 2 आर्टिकल इसमें इंक्लूड किए हैं। पहला है 356, ये कब आती है, जब ऑन द ग्राउंड ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर कर जाए इन स्टेट्स में, तो स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो आ जाता है। ठीक है, और फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द सेंटर, की जो सेंटर की डायरेक्शंस हैं, ठीक है, अगर उसके साथ ये मतलब उसके साथ ना चल पाएँ या उससे कंप्लाई ना कर पाएँ, ठीक है, वो चीज़ फेलियर हो जाए, तो भी स्टेट इमरजेंसी जो है वो लाई जाती है, डेट इज आर्टिकल 365 के तहत। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखिएगा 356 और 365 का। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको स्टेटमेंट ही आ जाती है, ठीक है, मान लीजिए यूपीएससी ने स्टेटमेंट दे दी आपको, ठीक है, कि एक दे दी आर्टिकल 356 की स्टेटमेंट, एक दे दी 365 की स्टेटमेंट, लेकिन यूपीएससी ने क्या किया कि जो ये स्टेटमेंट्स हैं उल्टी करके लिख दी, कि 356 में 365 वाली स्टेटमेंट लिख दी और 365 में 356 वाली स्टेटमेंट लिख दी। ठीक है, सो क्या वो स्टेटमेंट सही होगी, गलत, ठीक है, वो क्या होगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, सो आपको ये जानना जरूरी है कि आर्टिकल 356 के तहत क्या चीज़ बोली गई है, 365 के तहत क्या चीज़ बोली गई है, आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, सो आई होप आपको स्टेट इमरजेंसी भी समझ आई होगी। अगला देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर कोई अगर थ्रेट आ जाए, ठीक है, या क्रेडिट ऑफ इंडिया के ऊपर कोई थ्रेट वगैरह आ जाए, ठीक है, तो उस चीज़ पे क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। ठीक है, और ये किसके अंदर आती है, आर्टिकल 360 के तहत जो है ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, एज मैं आपको फिर से ये चीज़ कह रहा हूँ कि इमरजेंसी है, इसका भी हम अगले पढ़ेंगे आगे चल के अच्छे से इसे। ठीक है, सो अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि क्या होती क्या नहीं होती। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज़ अब जानना क्या ज़रूरी है। देखिए हमने पढ़ा था फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो सेंटर और स्टेट्स में जो है जो पावर्स वगैरह जो है वो डिवाइडेड हैं। ठीक है, हर चीज़ ये है, पर जब इमरजेंसी आती है तो इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है।
ठीक है। सो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाता है उस वक्त, फेडरल स्ट्रक्चर चेंजेस इनटू यूनिटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो इसमें किस में चेंज हो गया, यूनिटरी, जहाँ पे क्या होता है सेंटर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इमरजेंसी के टाइम पे ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, एंड विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, याद रखिएगा बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हुए सेंटर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, या फिर कहो कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है यूनिटरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, सो ये इंपैक्ट पड़ता है इमरजेंसी का, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, और देख लीजिए, अगर देखिए इस तरह से कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, ठीक है, सो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ें भी क्लियर है, अभी तो हम ऑब्वियसली इमरजेंसी के बारे में और चीज़ें पढ़ेंगे, बट आपको ये चीज़ भी क्लियर है कंसेप्ट, और मान लीजिए आपको इमरजेंसी से रिलेटेड या फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई मेंस में क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सो ये सब पॉइंट अगर आप वहाँ लिखेंगे सो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका, ये गारंटी है। ठीक है, बस बात कहाँ खत्म होती है कि कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। ठीक है, देखिए मैं आपको मेन से रिलेटेड ना आपको दो चीज़ें बताता हूँ, अभी नॉर्मल दो चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ कि जो क्वेश्चंस दिए हैं, जो क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट करने के लिए हैं, ठीक है, मतलब जितने क्वेश्चन आपको वहाँ दिए होते हैं अटेम्प्ट करने के लिए, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। पहली चीज़ तो ये याद रखिए, चाहे लिखिए जितना मर्जी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, पर अपना टाइम मैनेजमेंट, जो टाइम मैनेजमेंट वाली बात है ना, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, पहली चीज़। ठीक है, और दूसरी चीज़, मान लीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, मैं तब भी बोलता हूँ कि लिखिए। क्वेश्चन नहीं भी आता है, मैं तब भी आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि लिखिए, बट क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, पहली चीज़। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि कोशिश का मतलब ये चीज़ होनी ही चाहिए कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, ठीक है, उसके आसपास ही आप आंसर लिखें। ये नहीं कि क्वेश्चन आपको फेडरल स्ट्रक्चर पूछा गया है और आप प्रियम्बल, मतलब चलो एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि लिखा आपको पूछा आपसे कुछ गया, लिख के आप कुछ भी आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए कहता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर कर जाइए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होगा, आराम से जो है आप आंसर वहाँ पे लिख कर आएंगे। चाहे नहीं भी आता होगा ना, फिर भी उसमें कोई एक वर्ड भी ऐसा होगा जिसके रिगार्डिंग आपको कंसेप्ट क्लियर है, आप उसी से रिलेटेड लिख के आइए। कम से कम क्वेश्चन से पूछेगी इर्द गिर्द चीज़ आप लिख कर आ रहे हैं। ठीक है, सो बस ये चीज़ याद रखिएगा, इमरजेंसी के टाइम पे बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के क्या होता है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, किसमें, यूनिटरी स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए 3 टायर गवर्नमेंट पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर हम ओरिजिनली बात करें तो हमारे इंडिया में भी क्या था, ड्यूअल पॉलिटी थी, जो एक सेंटर में और एक स्टेट में है। ठीक है, आज जो लोग विलेज से बिलोंग करते हैं या थोड़े जो अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, उन्हें ये चीज़ पता होगी कि अगर आप विलेज में रहते हैं तो वहाँ पे पंचायत है, ठीक है, और थोड़े अगर अर्बन एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे क्या है, म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह है। ठीक है, तो ओरिजिनली क्या था कि डुअल पॉलिटी ही थी हमारे यहाँ पे, सेंटर और स्टेट में। बट 73 और 74th अमेंडमेंट जो हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, कब, 1992 में, उसने क्या किया कि एक थर्ड टायर गवर्नमेंट को भी ऐड कर लिया। ठीक है, याद रखिएगा, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स जो 1992 में आए थे, उसने क्या किया, ऐड किया थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको कहा गया लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, क्या कहा गया जिसे, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, सो अब देखिए, जो 73rd अमेंडमेंट हुई थी ना 1992 की, इसने किसको ऐड किया, पंचायत को। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, लोकल रूरल गवर्नमेंट। क्या क्या क्या, लोकल रूरल गवर्नमेंट। ठीक है, ये आपको पता होगा, अगर आप विलेजेस में रहते हैं तो आपको पता होगा वहाँ पे पंचायत वगैरह होती है। ठीक है, जब आपने सुना होगा प्रधान वगैरह होते हैं पंचायत में ना, प्रधान होते हैं, उप प्रधान होते हैं, और फिर उससे नीचे जो भी चीज़ें आती हैं। ठीक है, सो पंचायत ऐड किए गए 73rd अमेंडमेंट 1992 में। ठीक है, और याद रखिएगा, ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा एक नया पार्ट ऐड हुआ जिसे कहा गया पार्ट 9। ठीक है, और एक नया शेड्यूल ऐड हुआ जो क्या था, 11। आपको याद होगा कि हमारे पास पहले 10 शेड्यूल थे, बट जैसे पंचायत ऐड हुई तो क्या हो गया, शेड्यूल 11 जो है वो भी ऐड किया गया, साथ ही साथ पार्ट 9 जो है वो ऐड किया गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा क्या चेंजेस आए हैं इनके आने के बाद। ठीक है, और दूसरा जो 74th अमेंडमेंट 1992 है, इसने क्या ऐड किया, म्यूनसिपैलिटीज। ठीक है, जिसे लोकल अर्बन गवर्नमेंट बोला गया, और इसी के साथ एक न्यू पार्ट ऐड किया गया जो है पार्ट 9A। ठीक है, एंड इन अ न्यू शेड्यूल जो है 12। सो आज के टाइम पे हमारे कितने शेड्यूल हैं, टोटल 12 शेड्यूल है। ठीक है, सो 11 में ऐड किए गए पंचायत, और 12th में किया गया किसके रिगार्डिंग, म्यूनसिपैलिटीज के रिगार्डिंग। ठीक है, सो ये कुछ चेंजेस आए जो हमारी थर्ड टायर गवर्नमेंट जो है अपने साथ लेकर आई। ठीक है, तो अभी के लिए इतना आप याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए अगला देखते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये कब आई थी, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 हुआ था, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट जो है यहाँ पे लाया गया था। अब कुछ प्रोविजन देखते हैं क्या चीजें थी। देखिए इसके अंदर पहली चीज, इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज अ फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19। क्या बोली गई पहली चीज की जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है, इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, उन्होंने क्या बनाया गया, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के अंदर। पहली चीज तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, और क्वेश्चन मैं तो कहता हूँ मतलब बनते हैं इस चीज से क्वेश्चन, ठीक है, आए भी होंगे, बनते हैं, और आपको भी ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, इट इंक्लूडेड अ न्यू डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। दूसरा क्या इंक्लूड किया गया, एक न्यू डीपीएसपी में इंक्लूड किया गया, किसके लिए, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो किसके अंदर आया, आर्टिकल 43B के अंदर। ठीक है, एंड अब और क्या चेंजेस हुए, इट एडेड अ न्यू पार्ट दैट इज 9B। ठीक है, 9 में आपने देख लिया क्या आया था, आपने 9A में भी देखा क्या आया था, और अब 9B में भी देखिए किसको ऐड किया गया। 9 में क्या आया, पंचायत, 9A में क्या आया था आपका म्युनिसिपैलिटीज, और 9B में क्या ऐड की गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, विच इज एंटाइटल एज द कोऑपरेटिव सोसाइटी। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिए गए, आर्टिकल 243ZH से लेके 243ZT तक जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर आए। ठीक है, सो आई होप कि आपको जितने भी फीचर्स मैंने आज तक अभी तक पढ़ाए हैं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपको सारे के सारे लर्न जो है वो हुए होंगे, आपको समझ आए होंगे। ठीक है, कुछ इसमें कोई ज़्यादा इतना भी मतलब कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं नो डाउट, ठीक है, बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे लिख के तो आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। देखिए जितनी अब आप चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है, सो आई होप कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूं कि बताइए क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें आएंगी, तो आप आराम से, अभी तक आपने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया पढ़ा, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, और अब ये सैलिएंट फीचर्स पढ़े, सब देख के बता देंगे कि क्या क्रिटिसिज्म हुआ होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। ये चीज़ें आप जो हैं आराम से समझ के ही बता देंगे अगर आपने पिछली सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो। ठीक है, फिर भी चलिए हम पढ़ते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें। देखिए पहला है अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन का आप समझ रहे हैं चीज़ें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो वो बोरो किया गया है। ठीक है, अब देखिए कैसे, द क्रिटिक्स ओपिन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स नथिंग न्यू एंड ओरिजिनल। ठीक है, बोलता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कुछ नया कंटेन नहीं किया, ना ही कुछ अपना ओरिजिनल कंटेन किया है। ठीक है, किन्हीं ने इसे कहा है बैग ऑफ बोरोइंग्स। ठीक है, किन्हीं लोगों ने कहा है पैच वर्क ऑफ सेवरल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये अलग अलग नाम हैं इनके दिए गए। ठीक है, लेकिन दिस क्रिटिसिज्म इज अनफेयर एंड इलॉजिकल। ये क्रिटिसिज्म क्या है, अनफेयर है और इलॉजिकल है। अगर आपको याद हो तो मैंने भी आपको ये चीज़ बताई थी कि चाहे हमने चीज़ें बोरो की हैं, बट हमने एज इट इज़ बोरो नहीं की हैं वो चीज़ें। ठीक है, चाहे 1935 के गवर्नमेंट उससे हमने चीज़ें ली हैं, या फिर वेरियस कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ प्रोविजंस लिए हैं, नो डाउट, बट हमने एज इट इज़ नहीं ली हैं चीज़ें, हमने उसमें मॉडिफिकेशन करके, उसमें चेंजेस करके चीज़ें ली हैं। ठीक है, सो देखिए ये चीज़ यहाँ लिखी है दैट दिस इज बिकॉज द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड नेसेसरी मॉडिफिकेशन। ठीक है, कुछ चेंजेस किए हैं इन द फीचर्स बोरोड फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर सुटेबिलिटी टू द इंडियन कंडीशन। ठीक है, इंडियन कंडीशन को जो चीज़ सुटेबल करे उसी हिसाब से हमने उनके जो प्रोविजंस लिए हैं उसमें चेंजेस करके तो हमने उसे क्या किया, अडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, एंड द सेम टाइम्स अवॉइडिंग देयर फॉल्स, और कुछ फॉल्स थे उसमें, सो उसको हटा के जो है हमने फीचर्स जो है वो इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, सो ये जो क्रिटिसिज्म है कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, चाहे प्रोविजंस लिए हैं हमने अदर कंट्रीज से, चाहे हमने बहुत सारे प्रोविजंस लिए हैं 1935 के एक्ट से, लेकिन हमने एज इट इज़ की वही सेम चीज़ें नहीं लिखी हैं। हमने इंडिया की कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, जो इंडिया के लिए सुटेबल हो उसके हिसाब से हमने फीचर्स में मॉडिफिकेशन करके, उसमें चेंजेस करके जो है चीज़ें इसमें इंक्लूड की हैं। ठीक है, और कुछ अगर फॉल्स हैं तो उसे भी अवॉइड करके। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए दूसरा बोलता है ए कार्बन कॉपी ऑफ द 1935 एक्ट। ठीक है, अगर आपको याद हो मैंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया में कहा था, उसके बाद भी मैंने काफ़ी बार कहा है कि हमने बहुत सी चीज़ें हैं जो 1935 एक्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 था, ठीक है, उससे हमने बहुत सी चीज़ें जो है वो ली हैं। ठीक है, तो क्रिटिक्स क्या कहते हैं, Framers of the Constitution have included a large number of provisions of the Government of India Act of 1935 into the Constitution of India. ठीक है, and hence they called Constitution as a carbon copy of the 1935 Act or amended versions of the 1935 Act. ठीक है, सो इसलिए इसका क्रिटिसिज्म किया गया है कि
ये क्या है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कार्बन कॉपी है, क्योंकि हमने बहुत से प्रोविजन जो है वो 1935 के एक्ट से लिए गए। ठीक है, सो अब कुछ हम नाम देख लेते हैं जिन्होंने, मतलब काफ़ी लोगों ने ये चीज़ कही थी, पर कुछ नाम देखते हैं जिन्होंने क्या कहा था इस चीज़ के रिगार्डिंग। देखिए जैसे आइवर जेनिंग था, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, दैट प्रोविजंस कॉपीड टेक्सचुअली फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, कि जिस तरह वहाँ पे चीज़ें लिखी गई थी वही हमने एज इट इज़ जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ली हुई हैं। ठीक है, PR देशमुख जी थे, उन्होंने क्या कहा था, दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ओनली वन फीचर हैज बीन एडिड, दैट इज एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, कहता है कि जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से चीज़ें ली हैं वो तो एज इट इज़ ली हैं, सिर्फ एक फीचर जो ऐड किया गया है वो है एडल्ट फ्रेंचाइज का। ठीक है, सो याद रखिएगा ये कुछ नाम्स हैं, और यही नाम्स आपने, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कुछ ऐसा इस चीज़ से रिलेटेड, मिलता जुलता क्रिटिसिज्म से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बनता है, तो ये नाम कुछ याद रखिएगा आप वहाँ पे एज अ एग्जाम्पल, या फिर एज अ एग्जाम्पल ही आप ये चीज़ें वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको एक कंटेंट दिया जा रहा है। चलिए अगला है अन इंडियन और एंटी इंडियन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अन इंडियन और एंटी इंडियन बिकॉज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड द स्पिरिट ऑफ इंडिया। ठीक है, कहता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, एक अन इंडियन है या एंटी इंडियन है। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द जो पॉलिटिकल ट्रेडिशन है उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता, और जो स्पिरिट है इंडिया की उसको रिफ्लेक्ट नहीं करता। ठीक है, दे सेड दैट द फॉरेन नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट्स अनसुटेबल टू द इंडियन सिचुएशन और अनवर्केबल इन इंडिया। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जो फॉरेन नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, वो क्या करेगा, जो इंडिया की कंडीशंस के हिसाब या इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से क्या है, अनसुटेबल है। ठीक है, तो ये देखिए ना, देखिए इन सब चीज़ों से मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या चीज़ पता चलती है। देखिए बहुत से जो क्रिटिसिज्म है ना, चलिए बाहर के लोगों ने तो किया होगा कि ये चीज़ थी ये चीज़ थी, बट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी कुछ मेंबर्स थे उन्होंने भी क्रिटिसिज्म किया इस चीज़ का। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भी मेंबर थे वो भी क्रिटिसिज्म कर रहे थे, मतलब कि खुद के मेंबर्स ने भी इसका क्रिटिसिज्म किया है कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे हमें क्या चीज़ पता चलती है कि वो एक यूनिटी वाली चीज़, या फिर उनके जो जो उनका सोचना था किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो क्या था, वहाँ पे बहुत सारी क्या थी, डिफरेंस था उनकी सोच में। जो जितने भी लोग वहाँ पे शामिल थे तो वहाँ पे एक अलग अलग डिवाइड था उनकी सोच में। ठीक है, सो खुद के लोग भी इसको क्या कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। तो यही चीज़ बोली गई दैट फॉरेन नेचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, वो अनसुटेबल है किस पे, इंडियन सिचुएशन पे, और अनवर्केबल हो इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए जैसे कि लोकनाथ मिश्रा जी ने कहा था दैट इट्स अ स्लैविश इमिटेशन ऑफ द वेस्ट। ठीक है, देखिए कि हमने जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो एज इट एक स्लैविश इमिटेशन की तरह जो है, वो जो वेस्ट का मतलब जो ब्रिटिशर्स, मतलब जिनसे भी हमने लिया हुआ है, जिन जिन वेरियस कंट्रीज से जो हमने चीज़ें ली हुई हैं, बोलता है वो एज इट इज सेम यही चीज़ है। ठीक है, तो क्या कहा है, इट्स अ स्लैविश इमिटेशन ऑफ द वेस्ट, जिस तरह से हम उनके स्लेव की तरह, जिस तरह हम उन्होंने हमें बनाया था, राइट, जिस तरह हमने उनके अंडर काम किया, वो सारी चीज़ें, तो वही चीज़ें बोला है हमने अडॉप्ट कर ली हैं एज इट इज़। ठीक है, सो ये कुछ मतलब कुछ लोग थे जो अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही मेंबर थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया। ठीक है, अगला देखते हैं एन अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जो गांधी जी थे, ठीक है, वो क्या थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट या मेंबर नहीं थे। ये बहुत बड़ी बात है, वो नहीं थे मेंबर। चलिए देखते हैं क्या चीज़ कही इसमें। देखिए अकॉर्डिंग टू द जो क्रिटिक्स है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अनगांधीयन बिकॉज इट डज नॉट कंटेन द फिलोसफी एंड आइडल्स ऑफ महात्मा गांधी। कहता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है, अनगांधीयन है, क्योंकि ये कंटेन नहीं करता जो फिलोसफी थी या जो आइडल्स थे महात्मा गांधी के। ठीक है, द फादर ऑफ द इंडियन नेशन जिन्हें कहा गया। ठीक है, दे ओपन दैट the constitution should have been raised and built upon village पंचायत and district पंचायत। वो कह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए था वो कैसा बनना चाहिए था, अपॉन विलेज पंचायत को ध्यान में रखते हुए, डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है उनको ध्यान में रखते हुए जो है चीज़ें इसमें इंक्लूड की जानी चाहिए थी। ठीक है, तो उसी पे एक पर्सनैलिटी थी के हनुमंथैया, वो क्या कह रहे हैं, दैट दिस इज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी डिड नॉट वांट एंड एनविसेज। बोलते हैं कि ये वही एक सेम ऐसा ही कॉन्स्टिट्यूशन है जैसा महात्मा गांधी जी जो है वो नहीं चाहते थे। ठीक है, एंड एक है टी प्रकाशम said that Ambedkar never participated in the Gandhian movement and the antagonism towards Gandhian ideas। ठीक है, सो ये क्या कह रहे हैं कि जो अंबेडकर जी थे उन्होंने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया था गांधी मूवमेंट में,
मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो अंबेडकर जी थे वो गांधी जी के आइडियाज़ को या गांधी जी जिस तरह से सोचते थे वो उस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। उनका जो थॉट प्रोसेस था, उनका जो तरीका था वो अलग था और गांधी जी का जो तरीका था अलग था। और अंबेडकर जी ने क्या है, गांधी जी के किसी भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया और उनके जो आइडियाज़ थे उनको भी ये जो है वो पसंद नहीं करते थे। ठीक है, सो इससे हमें पता चलता है, देखिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स आपको पता ही है कौन थे, चेयरमैन कौन थे, अंबेडकर जी। ठीक है, सो ये कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं, इन्होंने ये चीज़ें कही हैं कि इस तरह से जो है वो इनके बीच वो डिफरेंस था। ठीक है, सो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को जो वो एन अनगांधीन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। ठीक है, ये एलिफेंटन साइज चीज़ तो हमने पहले भी चीज़ पढ़ी थी कि जो ये थे क्रिटिक्स थे, उन्होंने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो टू बल्की है एंड टू डिटेल एंड कंटेन सम अननेसेसरी एलिमेंट्स। ठीक है, सो H.V. कमत थे, उन्होंने क्या कहा था कि आर कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्सोनेंस विद इट्स एम्बलम। ठीक है, एम्बलम देखिए क्या चीज़ थी, जैसे हमने आपको पता होगा जो सील थी वो क्या ली हुई थी, एलिफेंट। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसका सील है, जैसी उसकी एम्बलम है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। चलिए, पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। देखिए पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द जो चीज़ इंक्लूड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो क्या थे, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन जो इंक्लूड थे वो लॉयर्स थे या फिर पॉलिटिशियन थे। ठीक है, और यही इसका रीज़न बना था कि ये टू बल्कि था। ठीक है, यही इसका रीज़न बना था कि इसके बीच जो लैंग्वेज थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें जो थी वो ये भी इसका क्रिटिसिज्म किया गया कि ये है क्या है, पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स। ठीक है, कि लॉयर्स जो थे वो इसमें सबसे ज़्यादा थे। तो इसमें क्या था कि जो लैंग्वेज लिखी गई थी वो तो आम लोगों को समझ आएगी नहीं। ठीक है, वो तो उसी लेवल की लिखेंगे ना, तो उसमें जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी और इतना लंबा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना है ये इसी रीज़न की वजह से बना है। ठीक है, सो ये कुछ थे इसके क्रिटिसिज्म। ठीक है, सो क्रिटिसिज्म में ये कुछ चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं। अब देखिए, मैंने आपको ऊपर भी ये चीज़ समझाई और अब मैं फिर से ये चीज़ कह रहा हूँ कि देखिए जब खुद के लोगों ने ही इसको वो किया, क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है, सो इससे हमें ये चीज़ पता चल गई कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी क्या था कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी जो सोच थी वो डिफरेंट थी। ठीक है, तभी ये एक रीज़न हो सकता है कि इसको इतना टाइम लग गया इसको बनाने में। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बता दिया लॉयर्स वगैरह थे, इनका डोमिनेंस था इस पे, या फिर मैं कहूँ कि जो पॉलिटिशियन थे वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड थी। तो क्या था कि इसमें जो लैंग्वेज था वो कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, सो ये कुछ थे इसमें जो इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, क्रिटिसिज्म। और आज जो है हमने जो अपना लेक्चर है, जो हमारा ये चैप्टर चला था, मतलब टॉपिक चला था हमारा फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट। ठीक है, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमने ये क्या कर लिया है, आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है हम अभी ऑब्वियसली अपनी अप्रोच के हिसाब से चलेंगे, तो हम इसके रिगार्डिंग जो है इस टॉपिक के रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस लाएंगे। उससे अगला हमारा रहने वाला है प्रियम्बल। ठीक है, और जैसे ही हम प्रियम्बल कंप्लीट करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम अपना प्रियम्बल को करेंगे कंप्लीट, ठीक है, उसके बाद फिर हम वो जो आर्टिकल वाइज हैं वो चीज़ें स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जिसमें यूनियन एंड इट्स जो यूटीज़ के बारे में, स्टेट्स के बारे में है, उसकी जो क्या कहते हैं अपनी ये टेरिटरीज हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सो आर्टिकल 1 प्रियम्बल को ख़त्म करने के बाद जो है हम आर्टिकल फर्स्ट से स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो आई होप आपको आज की चीज़ें जो है ये समझ आई होंगी। ठीक है, अगर समझ आई हैं तो लाइक करिएगा, नहीं आई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक कर दीजिएगा, पर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या चीज़ समझ नहीं आई। ठीक है, और तब तक के लिए यही है, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, ड्रीम अपना पूरा करिए और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।